हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हमने यूपी पीसीएस 2021 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला को शुरू किया है, तो आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और इसका आज सेकेंड पार्ट है ये। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइए बढ़ते हैं, देखते हैं प्रमुख खबरों को जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। हमारी पहली न्यूज़ है डाक पे। देखते हैं आखिर ये डाक पे है क्या। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे का अनावरण किया है। डाक पे भारत के पोस्ट और इंडिया पोस्ट बैंक द्वारा प्रदान की गई एक वित्तीय सहायता प्राप्त बैंकिंग सेवाओं का एक सूट है जो समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में विश्वसनीय डाक नेटवर्क के माध्यम से होगा। वहीं हम अन्य फीचर्स की अगर हम बात करें तो डाक पे यूपीआई ऐप उपयोगकर्ताओं को एक ही मोबाइल ऐप में यूपीआई आईडी बनाने, बैंक में खातों को लिंक करने, ऐप में तत्काल मनी ट्रांसफ़र, ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करने इत्यादि की सुविधाएं देता है। तो इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि आखिर डाक पे है क्या, तो यह एक मोबाइल ऐप है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डाक विभाग और पोस्ट इंडिया पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ को। बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन, ये हमारी अगली न्यूज़ है। भारत और अमेरिका ने बौद्धिक संपदा सहयोग पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के द्वारा और यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न ये उठ सकता है कि किस देश के साथ हमने बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जवाब होगा अमेरिका के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली न्यूज़ को। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है कृत्रिम सूरज। चीन ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया, जो देश की परमाणु अनुसंधान क्षमताओं में एक महान उन्नति का प्रतीक है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न उठ सकता है कि कृत्रिम सूरज किस देश की परियोजना है? तो आपका जवाब क्या होगा? चीन होगा। HL2M टोकामक रिएक्टर चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि HLM2M किस देश का उपकरण है? तो यह भी चीन का है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2020। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस ने 12 दिसंबर को जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2020 की सह मेज़बानी की। जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो पेरिस में हुआ था, उसके 5 वर्षों को यह चिन्हित करता है। आप जानते ही हैं, पेरिस समझौते के तहत कुछ लक्ष्य रखे गए थे और 2005 के जो कार्बन उत्सर्जन क्षमता के लक्ष्य थे, उसके भी कुछ लक्ष्य रखे गए थे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए 2005 के स्तर पर भारत ने उत्सर्जन की तीव्रता में 21% तक की कमी की है। साथ ही सौर ऊर्जा में भी भारत ने काफ़ी बढ़ोतरी की है। 2014 में जो ये 2.3 गीगावाट थी, अब ये 36 गीगावाट हो गई है। 2022 तक भारत ने इसको 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है। और अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व में अब चौथे नंबर पर है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो जवाब क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के द्वारा। भारत ने कितना गीगावाट लक्ष्य हासिल कर लिया है 2014 की तुलना में? तो 36 गीगावाट तक पहुंच चुका है। 2022 तक 175 का लक्ष्य है, 2030 तक 450 का। और 2005 की तुलना में भारत ने उत्सर्जन क्षमता में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? तो ये है 21%। चलिए देखते हैं हमारी अगली न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विनियम जानते हैं क्या है? IFSCA ने अंतर्राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विनियम 2020 को अधिसूचित किया है। जैसा हम जानते हैं कि केंद्रीय बजट 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके बाद भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण 2019 के तहत वित्तीय उत्पाद के सपोर्ट डिलीवरी अनुबंध और बुलियन डिपॉजिटरी रसीद को अधिसूचित किया था। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न ये उठ सकता है कि इसका विनियम का जो अधिसूचना है वो किसने किया है? वो IFSCA ने किया है। साथ ही
गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गुजरात के गांधी नगर में है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। हमारी अगली जो न्यूज़ है वो कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो है स्वाधीनता सड़क। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच स्वाधीनता सड़क अगले वर्ष अर्थात इस वर्ष 26 मार्च को खोला जाएगा। यह सड़क भारत की ओर से कार्यात्मक बनी हुई है, जबकि यह बांग्लादेश के मुजीबनगर मेहरपुर ज़िले से जुड़ेगी। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न ये हो सकता है कि स्वाधीनता सड़क को किस देश के साथ जोड़ा जाएगा। आपसे कई सारे ऑप्शन दे सकता है, भूटान दे सकता है, नेपाल दे सकता है, बांग्लादेश दे सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन दे के आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आपका जवाब क्या होगा? बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। हमारी अगली न्यूज़ है फोर्डो ईंधन संवर्धन संयंत्र। यह ईरान से जुड़ी हुई न्यूज़ है। उपग्रह चित्रों के अनुसार ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के साथ तनाव के बीच फोर्डो में अपनी भूमिगत परमाणु सुविधा पर एक साइट का निर्माण शुरू कर दिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने ईरान पर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं उसके परमाणु कार्यक्रम को देखते हुए, और काफ़ी उनके बीच में विवाद भी रहता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्डो किस देश की परियोजना है? तो यह ईरान की परियोजना है। आइए देखते हैं हमारी अगली न्यूज़। जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण मानदंड। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े शहरी सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण मानदंड शुरू करने की घोषणा की है, जो पर्यवेक्षक संस्थाओं पर शासन और आश्वासन कार्यों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न ये उठ सकता है कि यह किस उद्देश्य से किया गया है? तो शासन आश्वासन कार्यों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो इसे आरबीआई के द्वारा किया गया है। आरबीआई ने वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसीज के लिए, यूसीबी के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर दिशा निर्देश के सामंजस्य के लिए यह कदम उठाया है। वित्तीय बाजारों को गहरा करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई की तरलता समायोजन सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा तक पहुंचाने की अनुमति होगी। तो इस प्रकार आरबीआई ने प्रयास किया है कि इन सभी चीज़ों के तहत गुणवत्ता के स्तर में प्रयास किया सके और वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन में बढ़ावा हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। आयुष निर्यात संवर्धन परिषद। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय ने आयुष निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक आयुष निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का मंजूरी दिया है। तो आपसे अगर यहाँ पर कहें कि संभावित प्रश्न क्या हो सकता है, तो आयुष निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किस लिए किया गया है? यहाँ पर आयुष निर्यात संवर्धन में का गठन जो किया गया है वो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, आयुष निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। किसके द्वारा किया गया पूछा जा सकता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में डिफेंस मिनिस्ट्री का भी नाम देकर आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है। हमारी अगली जो न्यूज़ है वो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड रिकवरी के दौरान औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसरों को सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को अपनी मंजूरी दी है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है? आपको उद्देश्य पता चल चुका है। और साथ ही अगर हम इस योजना के बारे में बात करें तो 30 जून 2021 तक नए कर्मचारियों के संबंध में 2 साल की सब्सिडी सरकार प्रदान करेगी। भारत सरकार 2 साल तक 1000 कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले जो भी प्रतिष्ठान हैं उनके जो कर्मचारी होंगे उनमें 12% कर्मचारियों के योगदान और 12% नियोक्ताएं जो कंपनी उनको नौकरी दे रही होगी उनके संबंध में टोटल 24% वेतन का भुगतान कर्मचारी भविष्य निधि से सरकार करेगी। जो भी कर्मचारी जो 15,000 रुपये से कम कमाते हैं वार्षिक वेतन उनका है वो, और 1 अक्टूबर 2020 से पहले जो भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकृत हैं या ईपीएफओ में पंजीकृत नहीं भी हैं वो सभी इसके लिए पात्र होंगे। तो इस तरीके से आपसे ये प्रश्न यहाँ पर इनकी पात्रता से संबंधित पूछा जा सकता है और कितना % योगदान रहेगा। टोटल 24% 12 और 12 के अनुपात में रहेगा। साथ ही आपसे डेट भी पूछी जा सकती है कि कब तक है, तो 30 जून 2021 तक के लिए।
तो साथियों, उम्मीद है आपने सभी तथ्यों को, सभी प्रश्नों को नोट कर लिया होगा और वीडियो को ज़रूर पसंद किया होगा। और अगर पसंद किया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।